जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दिस इज़ मोहम्मद ज़ैनुल हसन। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, तो हमने पहली वीडियो में भी यही डिस्कस किया था कि हमने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लेक्चर रिकॉर्ड करवाया करने हैं। तो उस वादे के मुताबिक मैं हाज़िर हो गया हूँ, लेट ही सही लेकिन हो गया हूँ, क्योंकि कुछ मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी। तो आज कुछ बेहतर हुई है। तो फ़ीवर वगैरह कफ़ वगैरह था, लेकिन अभी भी है, लेकिन ये काम भी चलाना है वादे के मुताबिक। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के फिज़िक्स और बायोलॉजी के लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाया करेंगे। इंशाल्लाह स्टूडेंट उससे फ़ायदा उठाएंगे। मेरे मेरी राइटिंग वगैरह पे मत जाइएगा, बस देखिएगा कि ये आपको कोई यूनिक चीज़ सीखने को मिलती है या नहीं मिलती। सही है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बेटर से बेटर दे सकें। सही है ना, क्योंकि परफेक्ट तो हम दे नहीं सकते, परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। सही है। तो उससे पहले ये आप को बताता चलूँ कि मैं आपको आज फिजिक्स का पहला लेक्चर रिकॉर्ड करवाने लगा हूँ। तो फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। सही है। तो आइए हम आप इसको डिस्कस करते हैं। जी, तो हमारा आज लेक्चर नंबर है 1 फिजिक्स, और लेकिन चैप्टर नंबर हमारा 2 है। सही है ना। पहला थोड़ा सा चैप्टर डिफ़िकल्ट है, तो बच्चों को उसमें थोड़ा मसला ज़्यादा आता है। लेकिन अगर हम उस चैप्टर नंबर 2 को पहले पढ़ लें तो चैप्टर नंबर 1 को बाद में पढ़ें तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी बच्चों के लिए। ठीक है ना, क्योंकि कुछ चैप्टर नंबर 2 की ऐसी चीज़ें हैं, वो अगर हम क्लियर कर लें तो चैप्टर नंबर 1 को क्लियर करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। सही है। हमने जैसा कि फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा है कि ऑल दोज मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सही है। अब आज हम ना फिजिकल क्वांटिटीज में डिस्कस करेंगे स्केलर्स और वेक्टर्स को। सही हो गया। ये है स्केलर्स और ये है वेक्टर्स। सही हो गया। आज हम थोड़ा सा इसमें यूनिक डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि 9th 10th में हमने सिंपल सिंपल बातें पढ़ी होती हैं, तो आज कुछ ज़्यादा डिस्क्रिप्शन से आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि बेसिक डिफरेंस वेक्टर्स और स्केलर्स में क्या होता है। तो सबसे पहले आज स्केलर्स। स्केलर्स में है कि स्केलर्स विच रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट्स फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। कहता है कि हमें स्केलर्स के लिए सिर्फ उसकी किसी भी चीज़ की मैग्नीट्यूड और साथ उसके यूनिट्स चाहिए होते हैं फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, उसकी मुकम्मल मालूमात के लिए। सही है। क्या क्या चाहिए होता है? उसकी मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट्स मुकम्मल मालूमात के लिए। सही है ना। तो अगर हमारे पास ये चीज़ें आ जाएं तो फिर हम उसको कहेंगे स्केलर। ठीक हो गया। तो देखिए हम उसकी एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे एग्जांपल में है डिस्टेंस। अब कितना डिस्टेंस, ये हम देखते हैं। मैं कहता हूं कि 5 मीटर डिस्टेंस है। सही है। 5 मीटर क्या है? डिस्टेंस है। इसमें 5 क्या होगी? डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड होगी, और ये क्या होगी? उसकी उसके प्रॉपर यूनिट्स हो गए फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो इस चीज से डिस्टेंस 5 मीटर से हम स्केलर्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। सही है ना। लेकिन वेक्टर के सीन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वेक्टर के सीन में थोड़ा सा डिफरेंट केस आ जाता है। अब वो डिफरेंट भी थोड़ा सा है। अब देखिए वो डिफरेंट क्या है। विच रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब जो इसमें सेपरेट चीज है ना, वो ये डायरेक्शन वाला एलिमेंट आ जाता है विद इट्स प्रॉपर यूनिट्स फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अब मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी, और साथ उसके यूनिट्स। अगर हमारे पास ये तीनों चीजें आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? वेक्टर्स। लेकिन अगर डायरेक्शन एब्सेंट हो तो फिर क्या होगी? वो स्केलर्स। सही हो गया। अच्छा, अब हम आपको इसकी एग्जांपल से इसका बताएंगे कि इसको कैसे डिफरेंस किया जा सकता है, इसका स्केलर और वेक्टर का। इसी एग्जांपल से वो मैं आपको बताता हूं। जैसे फोर्स है 5 न्यूटन। सही हो गया ना। ये 5 न्यूटन फोर्स है। अब 5 इसकी क्या होगी? मैग्नीट्यूड होगी। न्यूटन फोर्स का यूनिट हो गया। ठीक हो गया ना। अब इससे हमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रही। ये तो हमने, कोई हमें कहता है यार मैंने आज ना 2 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया है। सही है ना। हम कहते हैं चलें ठीक है। तो उससे हमें ना तसल्ली हो जाती है कि इसने मैग्नीट्यूड बता दी है और साथ हमें इसने यूनिट बता दिया, तो वो एक स्केलर चीज आ जाती है। अब वेक्टर क्या है? वेक्टर में हमें
मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और उसके प्रॉपर यूनिट चाहिए होंगे। लेकिन इधर इसने हमें मैग्नीट्यूड भी बता दिया, यूनिट बता, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई, तो हमें क्या पता कि जो फोर्स है 5 न्यूटन वो किस सिमत में लग रही है। मैं कहता हूँ यार मैंने आज ना 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है, भाई आप पूछेंगे कि किधर लगाई है आपने 10 न्यूटन की फोर्स, अलोंग एक्स एक्सिस लगाई है, अलोंग वाई एक्सिस लगाई है, अलोंग जी एक्सिस लगाई है, तो मुझे आपको बताना होगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, मैं कहता हूँ कि हमने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है। 30 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ, 30 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ हमने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है। तो अब 30 डिग्री नॉर्थ क्या शो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन 5 न्यूटन फोर्स, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट्स आगे। तो ये इससे हमने तीन चीजों से इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कर ली वेक्टर की, जो कि इसमें एब्सेंट थी। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, सही है ना। हम पहले एक दो बातें करते हैं, फिर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देख के आपको स्केलर्स और वेक्टर की मुकम्मल आगाही दे देंगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो स्केलर्स है इसके बारे में इसकी एक प्रॉपर्टी कह लें, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि स्केलर्स आर एडिड बाय अरिथमेटिक रूल, अरिथमेटिक रूल, सही हो गया। स्केलर्स आर एडिड बाय अरिथमेटिक, अब अरिथमेटिक रूल क्या है, देखिए मैं कहता हूं 2 + 2 सिंपल है, 4 हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक रूल, जो सिंपल एडिशन होती है हमारी। लेकिन इधर ऐसा नहीं होगा, इधर अब एडिशन के लिए कौन सा मेथड यूज होगा, उसको कहते हैं हम, इधर ये वाला मेथड यूज होगा, जिसे हम कहते हैं हेड टू टेल मेथड या हेड टू टेल रूल। ये अभी इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, हेड टू टेल रूल कैसे एडिशन करनी है वेक्टर्स की, तो ये हम आगे चल के देखेंगे इसको, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने सबसे पहले देखना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक डिफरेंस, चलो देखते हैं हम। हो सकता है कि आपको चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन वगैरह और इसकी एक्सप्लेनेशन ना मिले, लेकिन अभी आपको स्केलर्स और वेक्टर क्लियर करवाने के लिए ये समझाना मेरे लिए जरूरी है, ठीक है। अच्छा, तो हम देखते हैं, अब इधर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कोई साइंटिफिक डेफिनेशन तो नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आपको सिर्फ बात क्लियर करवानी है। अच्छा, अभी आप ना 9th 10th से पढ़ के हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, शायद मुझसे आप बेहतर जानते हो, लेकिन अभी आप ना इसको कुछ टाइम के लिए ना अपने माइंड से ना इसको निकाल दें, ठीक है, कि हमने ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। हम इसको एक और तरीके से पढ़ेंगे जिससे आपको स्केलर्स और वेक्टर की समझ लग जाएगी। तो देखिए, आइए, डिस्टेंस हर बंदे को पता है, सही है, हाउ मच यू हैव ट्रेवल्ड, ठीक हो गया। कहता है कि डिस्टेंस वो है कि आपने कितना सफर तय किया है, ठीक हो गया। मैंने 5 किलोमीटर तय किया, 6 किलोमीटर तय किया, 7 किलोमीटर तय किया, ये तो क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब आ गया डिस्प्लेसमेंट। देखिए बड़ी मजे की चीज है,
हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये मैंने कोई साइंटिफिक डेफिनेशन इसके लिए, सिंपल बात आपको समझाने के लिए ये कह रहा हूँ। हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कि आपका जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से कितना सफर तय किया है, वहां से कितना ट्रेवल किया है, वहां से आप कितने दूर हैं अपने इनिशियल पॉइंट से। सही हो गया। अब एक एग्जांपल देता हूं, इससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है आपका होम, आपका घर। अब आप अपने घर से किसी और जगह किसी शॉप पे जा रहे हैं, सही है। तो शॉप ले लेंगे, ये है शॉप, ठीक है, ये शॉप है, लेट कर लें, ठीक है। अब आपने सफ़र करना स्टार्ट कर दिया, जा रहे हैं आप, ये देखें यहाँ तक बनता है 4 किलोमीटर, यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ तक अपने घर से, यहाँ तक 2 किलोमीटर, और यहाँ तक 3 किलोमीटर। ठीक हो गया। अब आप भाई जाते हैं यहाँ शॉप तक, कितना डिस्टेंस तय किया आपने, कितना ट्रेवल किया, 4 किलोमीटर। वापस आते हैं अपने घर, हाउ मच यू हैव ट्रेवल्ड, कितना ट्रेवल कर लिया आपने, 8 किलोमीटर, 4 जाते हुए 4 आते हुए। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि आपने डिस्टेंस तय किया है 8 किलोमीटर। तो ये होगी स्केलर क्वांटिटी, जिसमें आपको मैग्नीट्यूड भी दे दिया और साथ यूनिट भी दे दिया है। तो अब हम देखते हैं कि इधर डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। अच्छा, अब देखिए आप कि इधर भी ऐसा ही है, ये हमारा क्या है, होम है, ये शॉप है, यहाँ तक 1 किलोमीटर, यहाँ तक 2 किलोमीटर, यहाँ तक 3 किलोमीटर, और यहाँ तक 4 किलोमीटर, 1 2 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। सही है। अब यहाँ से हम चलते हैं, ठीक हो गया। हमने यहाँ तक कितना शॉप तक कर लिया ट्रैवल, 4 किलोमीटर। हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा इनिशियल पॉइंट था घर, हम उससे कितना दूर आ गए हैं, 4 किलोमीटर। सही है ना। अब अपने डिस्प्लेसमेंट पूरा उतरना है, वो कैसे उतरेंगे। अब मैं कहता हूँ हम बाद में घर ही वापस आना है ना शॉप से, तो यहाँ तक आ गए इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर आपने घर से लेकर कितना ट्रेवल किया था, 3 किलोमीटर, कितना, 3 किलोमीटर। सही हो गया। अब आप अपने घर से कितना दूर है, 3 किलोमीटर। अगर आप इधर आ गए हैं तो कितना दूर हो गए, 2 किलोमीटर। अब आप इधर आ गए हैं तो कितना दूर हो गए, 1 किलोमीटर। अब आप अपने घर पहुंच चुके हैं, तो अपना कितना आपने डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया है, 0 किलोमीटर। सही हो गया ना। तो 0 किलोमीटर, ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। जब कोई बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाए, सही है, कितना भी वो उसने ट्रेवल किया हो, फिर फाइनल पॉइंट से दोबारा इनिशियल पॉइंट पे आ जाए, तो भाई उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाता है। सही हो गया। उसका डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं रहता, लेकिन डिस्टेंस के केस में डिफर है। सही है ना। हम जितना जाएंगे और जितना आएंगे उसको ऐड कर देंगे अरिथमेटिक रूल के मुताबिक, जैसे हमने यहां पर किया है, तो ये हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। अब आपको मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के डिफर और स्केलर और वेक्टर के डिफर में पता लग गया होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब तो ये मतलब कि स्केलर और वेक्टर के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, किसकी हेल्प से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से। अब हम ना डिस्प्लेसमेंट की एक डेफिनेशन करते हैं, हालांकि अभी वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम फासला बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासले को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मीन के इस पॉइंट के और इस पॉइंट
में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब तो ये हो गया, सही है। अब हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक हो गया ना। अब स्केलर के बारे में मैंने आपको बेसिक बता दिया है, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं विच रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट्स फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। हमें कंप्लीट डिटेल के लिए सिर्फ और सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन चाहिए होती है। लेकिन वेक्टर के केस में, सॉरी, डायरेक्शन यूनिट चाहिए होते हैं, लेकिन वेक्टर के केस में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस यूनिट्स, डायरेक्शन का एडिशन हो जाता है। ठीक है ना, डायरेक्शन एक न्यू एलिमेंट आ जाता है वेक्टर के केस में। तो मैंने उसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल से क्लियर करने की ट्राई किया, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक हो गया। अब हम इस व्हाइट बोर्ड को रेज करते हैं और थोड़ा सा इसके मतलब एक्सप्लेनेशन में जाके और पढ़ते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, देखिए मेरी तरफ खांसी आ रही है काफी, तो सॉरी उसके लिए। अच्छा, अब हम देखते हैं वेक्टर्स, क्योंकि हमारा चैप्टर का नेम ही वेक्टर है, और इक्विलिब्रियम। सही हो गया। इक्विलिब्रियम एंड पे है तो हम उसको एंड पे ही डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया ना। अब वेक्टर के बारे में हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, हमें कैसे पता लग सकता है कि वो क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर। तो उसकी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी और उसकी एग्जांपल बता दी। फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और एक दो क्वांटिटीज और हैं, सही है ना। तो जैसे एक्सेलरेशन वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल तो पढ़ ली है, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि हमने वेक्टर को डिनोट कैसे करना है। या कोई क्वांटिटी लिखी हुई है या कोई रकम लिखी हुई है, तो हम कैसे बता सकते हैं भाई कि ये स्केलर है या वेक्टर है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है। तो रिप्रेजेंटेशन है दो तरह की, सही हो गया, बाय सिंबॉलिकली और बाय ग्राफिकली। तो हम देखते हैं इधर, सही है। पहले है सिंबॉलिकली, फिर है ग्राफिकली। तो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम। सिंबॉलिक, व्हाइट बोर्ड पे फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको शायद मसला फेस हो सकता है, लेकिन आपने कंसंट्रेशन लेक्चर की तरफ करनी है, सही है। अच्छा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, और आगे आगे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब मैं कहता हूं कि ये है, फर्ज कर लें, एक वेक्टर को शो करने के लिए मैं अल्फाबेट्स में एक लिख देता हूं, लेटर पहला ही ए। ठीक हो गया। अब ये तो लिखा हुआ नजर आ रहा है ए, लेकिन हम इसमें से डिफर कैसे कर सकते हैं कि ये स्केलर है या वेक्टर है। अगर तो सिंपल कोई चीज लिखी हो, ए बी सी, या किसी भी चीज के लिए डिनोशन के लिए सिंपल वर्ड लिखा हो, उस पर कोई और एडिशन ना की हो, तो वो होगी स्केलर। जैसे ए शो कर रहा है अभी स्केलर। ठीक हो गया। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूं, बोल्ड तो पहले ही हुआ है मेरा, थोड़ा सा मार्कर थिक है, तो बोल्ड कर दूं, तो ये अब डिनोशन होगी वेक्टर की। ठीक हो गया। कैसे किया, किसकी होगी, वेक्टर की। अब ये एक और तरीका है। ठीक हो गया। ऐसे थोड़ा सा ये होता है ना कि कई बार जब आप पेपर में लिख रहे होते हैं तो बोल्ड करना भूल जाते हैं, या फिर आपका मार्कर या पेन थिन होता है तो अच्छी तरह बोल्ड नहीं होता। तो जो चेकर है वो समझ रहा होता है कि ये भी स्केलर क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, लेकिन होती वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। सही हो गया। अब इधर मैं कर देता हूं कि और इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब फोर्स है, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, उसको किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। अब इसको बोल्ड कर दें, लेकिन बोल्ड करने वाली तो मैंने आपको बात बता दी कि वो थोड़ा सा सूटेबल नहीं लगता, लेकिन लिख कर सकते हैं अगर आपको कोई मसला ना हो। अब हम इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, लेटर लिख दिया एफ, जो कि डिनोट कर रहा है क्या, फोर्स। तो इसके ऊपर एक एरो हेड लगा देना है। क्या लगा दिया मैंने इसके ऊपर, एरो हेड।
क्या लगा दिया इसके ऊपर, एरो हेड। अगर हम इसके ऊपर एरो हेड लगा देंगे तो ये शो करेगा कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये सिर्फ ऐसे एफ लिखा होगा तो ये शो करेगा कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एफ मीन फोर्स, तो फोर्स स्केलर नहीं होती। ठीक हो गया। अब आते हैं हम इधर, मैं चलो लिख देता हूँ फिर भी आपको, कि आपको याद रहे। बाय बोल्ट लेटर्स। ठीक हो गया। या एक दूसरा मेथड आ गया है, आपको बता दिया मैंने, कि सिंबल लिख के और उसके ऊपर एरो हेड लगा देना है। ये होगी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक हो गया। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी कैसी है? ग्राफिकल हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एक हम लेते हैं एरो हेड, जिसकी जिसका हेड भी हो और उसकी टेल भी हो। वो हम देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर ड्रा करता हूँ, या ये मैंने कर लिया वेक्टर ड्रा। कैसे पता लगा वेक्टर? वही तो हमने देखना है इसको कि कैसे वेक्टर है ये। अच्छा, अब ये इट मीन कि ये जो टेल है ना, ये जो टेल है इतनी, इसकी डिस्टेंस है इसका 4 मीटर का सपोज। ठीक हो गया। आगे आगे इसकी टेल। अब वो कहता है कि जो लेंथ है ना इस हेड और टेल की, हेड टेल हेड की तो लेंथ होगी नहीं। ठीक हो गया, वो तो स्मॉल लेंथ होगी हेड की। जो टेल की लेंथ है ना, ये क्रोस्पोंड है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर के। मतलब कि जितनी लंबी टेल होगी उतना क्या होगा, उसकी मैग्नीट्यूड होगी। ये मैंने लिख दिया ना मैग्नीट्यूड उसकी, 4 मीटर। कितने मीटर की ये टेल है इसकी? 4 मीटर की। और जो ये एरो हेड लगा है ना, ये शो करता है किसी वेक्टर की डायरेक्शन। ये एरो हेड की सीमा जिस तरफ होगी तो हमें ये बताएगा कि इस चीज की, इस क्वांटिटी की डायरेक्शन किस जानब है। ठीक हो गया मेरे भाइयों। अच्छा, तो ये इसकी सिंपल रिप्रेजेंटेशन थी। इतना इसमें कोई फिलोसफी नहीं है, सही है ना, इजी है सारा। तो उम्मीद है आप कर लेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट भी चलते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। अच्छा, तो आगे हम ना थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं कि वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे एक और टॉपिक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक हो गया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम उसको देखते हैं। ठीक हो गया ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक हो गया। अब ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा कैसे, देखिए। मैं अगले व्हाइट बोर्ड पे चलता हूं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ठीक हो गया। वो कहता है टू लाइंस ड्रा एट राइट एंगल टू ईच अदर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक हो गया। वन ऑफ द लाइन नेम्ड एज एक्स एक्सिस एंड अदर दी वाई एक्सिस। ठीक हो गया। बोलने में तो आपको शायद समझ लगी हो या ना लगी हो, लेकिन मैं आपको ड्रा कर बताता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। वो कहता है कि आपने ना दो परपेंडिकुलर राइट एंगल लाइंस ड्रा कर लेनी है, तो उससे आपको पता लगेगा। ठीक हो गया। अब हम ड्रा कर लेते हैं। इधर ये होगी वर्टिकल लाइन, ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक हो गया। अब देखिए, ये वर्टिकल लाइन अलोंग दी वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन अलोंग दी एक्स एक्सिस। अब देखिए, two lines drawn at right angle to each other are called coordinate axes. One of the line is named as x axis, x axis। ठीक हो गया। अच्छा, and other line is named as y axis, y axis। कहते हैं कि यूजली आमतौर पर द एक्स एक्सिस इज टेकन एज द हॉरिजेंटल एक्सिस।
कहते हैं जो एक्स एक्सिस है इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, और जो वाई एक्सिस है हम इसको वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। ठीक हो गया। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, जो एक्स एक्सिस है ना, ये टू वर्ड्स अगर राइट लेकर जाएं तो ये शो करता है पॉजिटिव वैल्यू को, पॉजिटिव डायरेक्शन को। अगर हम इस सिमत में जा रहे हैं तो शो करेगा कि हम एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं और पॉजिटिव जा रहे हैं। ठीक हो गया ना, पॉजिटिव की तरफ हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सही है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3 4। ठीक हो गया। इधर को आ जाए तो -4 -3, सॉरी -1 -2 -3 और -4। इधर हम किस तरफ जा रहे हैं, माइनस की तरफ। वाई एक्सिस में सेम ही है, कहता है कि जो वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे होगा अपवर्ड, और नेगेटिव डायरेक्शन पे होगा डाउनवर्ड। अब ऐसे है इधर भी 1 2 3, इधर आ जाए डाउनवर्ड -1 -2 और माइनस है। ये सिर्फ जस्ट समझाने के लिए है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन टुवर्ड राइट होगी और नेगेटिव डायरेक्शन टुवर्ड लेफ्ट होगी, और जो वर्टिकल एक्सिस है उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो अपवर्ड होगी और जो नेगेटिव वैल्यू है वो डाउनवर्ड होगी। सही हो गया। अब इसका यूज क्या है बेसिकली, ठीक हो गया ना। इसका यूज क्या है, पहले हम एक डेफिनेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट वो देखते हैं कि two lines drawn at right angle to each other, one of the line is named as x-axis and other the y-axis. Usually the x-axis is taken as the horizontal axis with the positive direction to the right, and other the y-axis usually with the positive direction upward and the negative direction downward। ठीक हो गया। तो इस पूरे एक्सिस को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहते हैं हम इसको, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेटर सिस्टम। इसको एक और नाम भी देते हैं, वो देते हैं हम कार्टेशियन सिस्टम। क्या देते हैं हम उसको, कार्टेशियन सिस्टम। इधर मैं आपको लिख देता हूं कार्टेशियन सिस्टम। जब आप बुक से रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। कार्टेशियन सिस्टम, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं एक वेक्टर ड्रा करता हूं। ये मैंने वेक्टर ड्रा कर लिया। अब मेरे भाई आप पूछते हैं कि इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इसका एड्रेस क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट को हम दूसरा नाम आम अल्फाज में इसका एड्रेस। अब हमने इस पॉइंट तक पहुंचना है, किस पॉइंट तक पहुंचना है, इस पॉइंट तक। फर्ज करें इधर एक बटरफ्लाई है, तो हमने देखना है कि इसके ओरिजिन से बटरफ्लाई कितनी दूर है। ठीक हो गया। अच्छा, फर्ज कर लें कि ये एक बटरफ्लाई है, ठीक है, जैसे भी बन गई है, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखें वो कहते हैं हमने पहुंचना है इस बटरफ्लाई की तरफ। हम पहले जाएंगे एक्स एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस की तरफ कितने पॉइंट जाएंगे, 4 पॉइंट चलेंगे। अब हमने जाना है वाई एक्सिस की तरफ। ठीक हो गया ना, ऊपर को जाना है ना, तो हम ऊपर को वाई एक्सिस की तरफ कितने पॉइंट जाएंगे, 3 पॉइंट। ठीक हो गया। अब हम 4 और 3 इस एड्रेस की मदद से, इन पॉइंट्स की मदद से हम इस एड्रेस तक पहुंच गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें एक और बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब ये बटरफ्लाई तो थी यहां पर, सही है, हम एड्रेस के इसके बटरफ्लाई के एड्रेस पर पहुंच गए हैं, किसकी मदद से, उसके कोऑर्डिनेट्स की मदद से। सही हो गया। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये बटरफ्लाई मूव कर रही हो, इधर को आ रही हो, थोड़ी सी इधर को, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड एक 2 डायमेंशन में है, ठीक है ना, तो 3D स्ट्रक्चर को इधर बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया, लेकिन आपको फिर भी समझा देते हैं। अच्छा, अब बटरफ्लाई इधर को मूव कर रही है, तो मैं इसका डायरेक्शन पहले एक्स एक्सिस की तरफ देता हूं और फिर देता हूं वाई एक्सिस की तरफ, लेकिन फिर भी हम बटरफ्लाई की तरफ पहुंच नहीं पा रहे, तो हमें उसके लिए एक और एक्सिस ड्रा करना होगा जिसे हम कहते हैं जी एक्सिस। ठीक हो गया। तो वो मैं इधर आपको एक सेपरेट ड्रा करके दिखा देता हूं, जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी तो स्टार्टिंग है, तो परेशान नहीं आपने होना बिल्कुल भी। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। ठीक हो गया। अब जो थर्ड एक्सिस है वो क्या है, जी एक्सिस। सही हो गया। अच्छा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस।
अब हम तीनों एक्सेस की मदद से किसी भी कोऑर्डिनेट तक, किसी भी एड्रेस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब ये इधर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सॉरी, ये है थीटा। एक्स एक्सिस से हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ली है टुवर्ड एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम अपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लें तो हम उस डिस्टेंस को, उस एंगल को कहते हैं एंगल थीटा। क्या कहते हैं? एंगल थीटा। लेना है पॉजिटिव एक्स एक्स की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्स की तरफ, और फिर लेना है एंटी क्लॉकवाइज। सही है ना? ये दो रिक्वायरमेंट्स है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लेना है और किधर लेना है? एंटी क्लॉकवाइज। सही हो गया? तो ये होगा थीटा। अब आपको एक और बात सुनाता हूं। अगर मैं कहूं कि भाई हम ले लेते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्स की तरफ, तो ये एक तो हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस से, इधर किसकी तरफ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन ये तो थीटा की हमें डेफिनेशन ही नहीं बता रही। और दूसरा हो गया क्लॉकवाइज। सही हो गया? हम इधर से पूरा भी इधर ले लेना, पूरा भी इधर ले लें, तो हम जा रहे हैं एंटी उधर नेगेटिव एक्सिस की तरफ, फिर भी ये क्या होगा? थीटा ही होगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर हम एक्स एक्सिस से लें एंटी क्लॉकवाइज किधर? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसे हम कहेंगे थीटा। अब एक और बात देखें, अगर हम लें नेगेटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो फिर ये थीटा नहीं होगा। जैसे ये मैंने ड्रा भी किया है पहले भी, ये थीटा नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी मेरी बातों की। तो इसी तरह फिर हम अगले लेक्चर में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। तो गला काफ़ी बैठ गया है, खुश्क हो गया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त पहुँच सकें। सही हो गया? मैंने अपने वादे के मुताबिक वीडियो बनाने की ट्राई की और अपनी पूरी ट्राई की, और उम्मीद है आपको मेरी कुछ बातें समझ आई होंगी। और इंशाल्लाह आइंदा भी मैं ऐसे ही आपके लिए नई वीडियोज़, नई लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।